नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 14 नवंबर और इस वीडियो में हम 14 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो क्लरिकल से लेकर यूपीएससी के एग्जामिनेशन तक आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज से मैं इस नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। आई होप आपको ये पसंद है। अगर आपको पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करिए हमारे 14 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। पहला सवाल है रिसेंटली द विजिट ऑफ द अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया कि ये बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज PM नरेंद्र मोदी जी टू भूटान स्ट्रेंथन इंडिया भूटान रिलेशंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग की इनिशिएटिव्स। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूटान यात्रा ने भारत भूटान संबंधों को निम्नलिखित में से किन प्रमुख पहलों के माध्यम से मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि लॉन्च ऑफ की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड 4000 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं का शुभारंभ भी हुआ और हमने 4000 करोड़ की ऋण रेखा भी दी। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी में LOC या लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है उधार की एक लिमिट जो बैंक या कोई वित्तीय संस्था किसी व्यक्ति, बिजनेस या देश को देती है। जैसे इस केस में हमने भूटान को दिया। मान लो तुम्हारा बैंक में एक अकाउंट है। बैंक ने तुम्हें कहा कि तुम जब चाहो हमसे 10 लाख रुपए तक का उधार ले सकते हो, लेकिन जितना पैसा लोगे बस उतने पर ही ब्याज देना होगा। यानी कि बैंक ने तुम्हें 10 लाख की सीमा दे दी। यही कहलाती है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब तुम चाहो उसमें 2 लाख निकाल लो, बाद में वापस कर दो, फिर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा 5 लाख निकाल लो। बार बार पैसे लेने और वापस करने की सुविधा होती है। तो बेसिकली LOC बैंक का ओपन लोन लिमिट है, जिसमें तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हो और वापस कर सकते हो, लेकिन ब्याज सिर्फ उतने पैसे पर ही देना होता है जितना तुमने सच में इस्तेमाल किया है। जैसे मान लो पर्सनल LOC, ये किसी व्यक्ति को उसकी ज़रूरतों के लिए दी जाती है। बिजनेस LOC किसी कंपनी को उसके बिजनेस खर्चों के लिए दी जाती है। और फिर आता है इंटरनेशनल LOC, जो भारत दूसरे देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है ताकि वो भारत से सामान खरीद सकें या प्रोजेक्ट फंड कर सकें। इस केस में जैसे हमने भूटान को दिया। तो आसान भाषा में बैंक का भरोसा कि तुम एक तय लिमिट तक कभी भी पैसा ले सकते हो, बस समय पर लौटाना ज़रूरी है। ये होता है LOC। तो यहाँ पे कई जल विद्युत परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, 4000 करोड़ की ऋण रेखा यहाँ पे दी गई। फिर यहाँ पे साइनिंग ऑफ MOUs इन हेल्थ एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, तो स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों MOUs पर भी हस्ताक्षर हुए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की जो पड़ोसी पहले नीति है उसको सुदृढ़ यहाँ पे किया गया। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। PDF में जाके आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वाइट कॉलर टेररिज्म नाउअडेज इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़ रेफर टू इन रिसेंट डिस्कशंस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो हाल ही में आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चाओं में वाइट कॉलर आतंकवाद, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों में है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है एक्ट्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकल एक्टिविटी बाय एजुकेटेड पर्सनल्स। अमूमन हम मानते हैं कि जो शिक्षा है वो इंसान को अच्छा बनाएगी, इंसान को अच्छा इंसान बनाएगी, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है या रेडिकल एक्टिविटीज़ है वो हो रही हैं। शिक्षित पेशेवरों द्वारा की गई हिंसक उग्रवाद या कट्टरपंथी गतिविधियाँ, तो इसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। तो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट कॉलर टेररिज्म जो अभी कुछ समय पहले खबरों में था, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म या रेडिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम वाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप PDF में पढ़ सकते हो। वाई हैव हिमालयन ब्लैक बियर्स इन उत्तराखंड रिसेंटली शोन अनयूजुअली एग्रेसिव बिहेवियर लीडिंग टू इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स। एनीवेज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इज a very big issue in lot of other states in India as well including उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयी काले भालुओं के असामान्य रूप से आक्रामक व्यवहार और मानव वन्य जीव संघर्षों में वृद्धि का क्या कारण है? ये जो मानव वन्य जीव संघर्ष हैं, ये हमारे भारत के काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण है ऑप्शन B, इरेटिक वेदर एंड डिलेड विंटर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज डिसरप्टिंग देयर हाइबरनेशन साइकिल। अब देखो नेचर किस प्रकार से इनकी हाइबरनेशन साइकिल को अफेक्ट कर रही है, और क्योंकि इनकी हाइबरनेशन साइकिल अफेक्ट हो रही है तो इसकी वजह से फिर जो भी विंटर डिले हो रहा है और वेदर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे ये आक्रामक होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से मौसम में अनियमितता और सर्दी के देर से आने के कारण उनकी शीत निद्रा हाइबरनेशन चक्र में व्यवधान आ रहा है, जिसके वजह से ये अग्रेसिव हो जाते हैं।
हाइबरनेशन क्या होती है? ठंड के मौसम में, विंटर्स के मौसम में जब जानवर लंबी नींद में चले जाते हैं उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कई जानवरों को खाना नहीं मिलता, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, ऐसे में वो अपना शरीर ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। इसका एग्जांपल है जैसे एक भालू, बियर सर्दियों में अपने गुफा में सो जाते हैं। मेंढक हो गए, सांप हो गए। अब सांप हमें सिर्फ बरसात के मौसम में दिखते हैं, सर्दियों में नहीं दिखते, क्यों? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो मेंढक, सांप, चमगादड़ भी ठंड के मौसम में लंबे समय तक नहीं निकलते, यही हाइबरनेशन होती है। इस दौरान जानवर ना तो खाना खाते हैं, ना पीते हैं, ना ज़्यादा हिलते डुलते हैं। उनका शरीर ठंडा हो जाता है और सांस बहुत धीमी चलती है, इससे उनकी एनर्जी बचती है और वो ठंड का मौसम काट लेते हैं। तो इसलिए हाइबरनेशन का मतलब होता है ठंड से बचने के लिए जानवरों का लंबी नींद में चले जाना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। विच इसराइल बेस्ड स्टार्टअप रिसेंटली अनाउंस द कमर्शियल लॉन्च ऑफ इट्स लैब ग्रोन काउ फ्री मिल्क फ्रॉम जनवरी 2026, मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल एनिमल फ्री डेयरी रोल आउट। किस इजराइल आधारित स्टार्टअप ने हाल ही में जनवरी 2026 से अपनी प्रयोगशाला में निर्मित गाय मुक्त दूध के व्यावसायिक लॉन्च की घोषणा की है, जो दुनिया के पहले बड़े पैमाने के पशु मुक्त डेयरी उत्पादों में से एक होगा? तो इसका राइट आंसर है री मिल्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। री मिल्क नाम का ये इसराइल में एक स्टार्टअप है जिसने अभी कमर्शियली लॉन्च किया है लैब ग्रोन काउ फ्री मिल्क, यानी कि अब ये जो दूध है ये भी लैब में ग्रो हो रहा है, ये काऊ से नहीं लिया जा रहा है, ये लैब में ग्रो होगा और ये वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल एनिमल फ्री डेयरी रोल आउट होगा। अब इसको देखने के देखो दो नज़रिए हैं। पहला तो ये कि भैया साइंस की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आप मान सकते हो, लेकिन इसके वजह से होगा क्या? अगर ये स्टार्टअप इस प्रकार से दुनिया में बढ़ता है तो लोग गाय भैंसे पालना बंद कर देंगे, उनको फिर वो सड़कों में छोड़ देंगे। जैसे इंडिया में आपको हर जगह गायें दिख जाती हैं, क्योंकि जब तक वो दूध देती हैं तब तक उनका यूज़ किया जाता है, जैसे ही दूध देना छोड़ देती हैं तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो अब जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो इस प्रकार से ये हमारे जो काऊ या बुफेलो जो हैं ये दोबारा फिर सड़कों में आ जाएंगे, क्योंकि लोग इनको पालेंगे नहीं। तो बजाय इसके कि हम गायों के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं, हम इस प्रकार की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो अब आप इस प्रकार की चीज़ों को कौन से नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जानने का इंतज़ार है। यहाँ पे कंपनी प्रिसीजन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, जिससे गाय के दूध जैसे ही डेयरी प्रोटीन तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी भी पशु का उपयोग नहीं होता है। ये नवाचार सतत और पशु पीड़ा मुक्त खाद्य उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक डेयरी खेती की तुलना में कार्बन उत्सर्जन, भूमि उपयोग और जल खपत को काफ़ी हद तक कम करता है। इस लॉन्च के साथ री मिल्क दुनिया की पहली कंपनियों में से एक बन जाएगी जो व्यावसायिक स्तर पर पशु मुक्त डेयरी पेश करेगी, जिससे वैकल्पिक प्रोटीन उद्योग में एक नई क्रांति आ जाएगी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रिसेंटली केम बैक इनटू द स्पॉटलाइट आफ्टर विच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिमार्क्ड that Western origin environmental doctrines like intergenerational equity are inadequate to save such critically endangered species. हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिर से चर्चा में आया जबकि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी जैसी पश्चिमी पर्यावरणीय अवधारणाएं ऐसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए अपर्याप्त हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? ये स्टेटमेंट बेसिकली जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने दी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो भारत के सबसे गंभीर रूप से इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसी है, संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक है और मुख्यतः राजस्थान व गुजरात में पाई जाती है। हाल ही में फिर चर्चा में आई। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मुख्यतः कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? राजस्थान एंड गुजरात। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा जी ने कहा, एक टिप्पणी दी है कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी जैसी पश्चिमी पर्यावरणीय अवधारणाएं जो हैं वो इस संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए आवश्यक नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या अब 150 से भी कम रह गई है, जिससे ये दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल हो गया है और इसकी सुरक्षा भारत के संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी बेसिकली ये होता क्या है? इसका मतलब है एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का दूसरी पीढ़ी के साथ इंसाफ करना। मान लो तुम और तुम्हारे बच्चे दो अलग पीढ़ियां हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अगर तुम आज ज़मीन, लैंड,
पानी, वाटर, जंगल, हवा जैसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर लोगे तो आने वाली जो पीढ़ी है, तुम्हारे बच्चे या उनके बच्चे, उनको कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए इंटरजेनरेशनल, यहाँ पे क्या है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी इसको कहते हैं, कि हम आज जितने भी संसाधन इस्तेमाल करें वो इस तरह करें कि भविष्य की पीढ़ियों को भी उनका फ़ायदा मिल सके। आसान भाषा में अगली पीढ़ी के लिए भी बराबर मौका और संसाधन छोड़ना चाहिए। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखें अगर हम, तो अगर आज हम पेड़ों को काट देंगे तो आने वाले बच्चे सांस कैसे लेंगे। अगर हम सारा पानी बर्बाद कर देंगे तो उनके पास पीने को पानी नहीं रहेगा। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छे माहौल में रहेगी। तो ये होता है इंटरजनरेशनल इक्विटी, यानी ऐसा जियो कि कल की पीढ़ी को नुकसान ना हो। लेकिन अब ये इस प्रकार की जो फिलॉसफीज़ हैं, इस प्रकार की ये जो बातें हैं, ये हमारे जो ग्रेट इंडियन बस्टर जैसे इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़ हैं, इनको बचाने में सक्षम नहीं है। ये बात कही है PS नरसिम्हा जी ने। रिसेंट फाइंडिंग फ्रॉम नासास केपलर एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अभी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक in one of my video. If you want to check it, I will give the link in the description box. You must watch this video. So James Webb Space Telescope have revived interest in which scientific theory suggesting that complex life may be extremely rare in the universe. तो नासा के केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनसे मिले हालिया आंकड़ों ने उस किस वैज्ञानिक सिद्धांत में फिर से रुचि जगाई है जो ये मानता है कि ब्रह्मांड में जटिल जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पे बात हुई है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्या बोलती है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस? इसके मुताबिक ये मान्यता है कि हमारा जैसा जो जीवन है ब्रह्मांड में वो बहुत ही दुर्लभ है। जैसे हम जीते हैं वैसे ब्रह्मांड में ऐसा जीवन बड़ा दुर्लभ है। हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में अरबों तारे और ग्रह हैं। तो सवाल उठता है कि अगर इतने सारे ग्रह हैं तो क्या वहाँ पर भी पृथ्वी जैसी जगह होगी जहाँ जीवन है हमारी तरह? तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस बोलती है कि शायद नहीं, क्योंकि पृथ्वी जैसी सही परिस्थितियाँ जो हमारे यहाँ राइट कंडीशंस हैं वो बहुत ही कम जगह मिलती हैं। तो इसलिए पृथ्वी जैसी जगह बहुत ही रेयर है जहाँ जीवन संभव हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, जैसे कि सूरज की सही दूरी, सही तापमान टेम्परेचर, ऑक्सीजन और वाटर, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो ग्रह को बचाती है, फिर आती है स्थिर जलवायु और चांद जैसी स्थिरता। ये सब चीज़ें एक साथ मिलना बहुत मुश्किल हैं, इसलिए कहते हैं कि अर्थ इज़ रेयर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉटरी होती है ना, लॉटरी में करोड़ों लोग उस लॉटरी को खरीदते हैं लेकिन एक ही इंसान जीतता है। वैसे ही अरबों ग्रहों में शायद सिर्फ पृथ्वी ने वो सब जीता जो जीवन के लिए ज़रूरी है। तो ये बोलती है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। तो अब यहाँ पे नासा के केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो रिसेंट फाइंडिंग्स दी हैं उसने दोबारा से इसके ऊपर साइंटिस्टों की जो रुचि है उसको बढ़ा दिया है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप PDF में पढ़ सकते हो। India recently inaugurated its first megawatt scale vanadium redox flow battery VRFB system at which location, marking a breakthrough in long duration energy storage and renewable integration. तो भारत ने हाल ही में अपनी पहली मेगावाट स्तरीय वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किस स्थान पर किया, जो दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में एक बड़ी प्रगति है। तो ये किया है NTPC नेत्र ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये जो प्रणाली है ये दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए तैयार की गई है और ये सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में कुशलतापूर्वक एकीकरण करने में मदद करेगी। लिथियम आयन बैटरियों के विपरीत जो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरियाँ होती हैं, ये वेनेडियम आयनों वाले द्रव इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करती हैं, जिससे वह अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े पैमाने पर ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनती हैं। यह नवाचार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर नेट जीरो उत्सर्जन और 24/7 स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति हासिल करने के प्रयासों के लिए। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कन्फर द फर्स्ट जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स along with the 6th National Water Awards 2025 on 18 November 2025 at which venue? भारत के माननीय राष्ट्रपति 18 नवंबर 2025 को प्रथम जल संचय जन भागीदारी का पुरस्कार तथा 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 का वितरण किस स्थान पर करेंगे? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन में जन भागीदारी व नवाचार पूर्ण प्रयासों को सम्मानित करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इनका उद्देश्य जल संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और व्यक्तियों,
संस्थानों तथा राज्य एजेंसियों के उत्कृष्ट योगदानों को सम्मानित करना है। तो यह सतत जल प्रबंधन, जन भागीदारी और जल शक्ति अभियान में अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। During the 43rd UNESCO General Conference held in Samarkand, which country was elected as a member of UNESCO Man and the Biosphere Council for the period of 2025 to 29? समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं महासम्मेलन के दौरान किस देश को यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर एमएबी परिषद के 2025 से 29 कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? ओमान को चुना गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अभी जो ओमान है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर एमएबी काउंसिल का मेंबर बना है 2025 से 29 के लिए, जिसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 सम्मेलन के दौरान जर्मनी और स्पेन ने $100 मिलियन की प्रतिबद्धता किस नए क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड कार्यक्रम के लिए की है? During COP30, that is Conference of Parties 30 of UNFCCC, I've already covered this topic thoroughly in one of my video. If you want to check it, I will give the link of this video in the description box, or you can go to my playlist Environment and Ecology and you can find various videos related to environment and ecology that will be helpful for you in your examinations. So you can check my playlist and as well as the description box of this video. So during COP30 of UNFCCC, Germany and Spain announced a $100 million commitment for which new climate investment fund program. तो किसके लिए यहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अराइज। अराइज वो नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड प्रोग्राम है जिसके लिए स्पेन और जर्मनी ने $100 मिलियन के फंड के लिए कमिटमेंट की बात करी है। अराइज के फुल फॉर्म सीधे पूछी जा सकती है, एक्सीलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। तो यहाँ पे देखो तो इसके फुल फॉर्म के बारे में आपने ध्यान में रखना है, अराइज एक्सीलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति देशों की रेजिलियंस को बढ़ाना, सतत आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल इकोनॉमीज को प्रोत्साहित करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो इसको मेजर स्टेप माना जाता है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के लिए जो कि सीवियर क्लाइमेट रिस्क को फेस कर रही हैं। साल 2027 में COP32 जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अगले 2 साल के लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, 2026 के एग्जामिनेशन के लिए भी और 27 के एग्जामिनेशन के लिए भी। विच कंट्री सेट टू होस्ट द COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 32 क्लाइमेट समिट इन 2027? तो ये होगा इथियोपिया में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इथियोपिया में होगा COP32 2027 में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की घटती हुई हम्बोल्ट पेंगुइन की जनसंख्या पर और अधिक खतरों की चेतावनी दी है? रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री वार्नड ऑफ फर्दर रिस्क टू द वर्ल्ड्स श्रिंकिंग पॉपुलेशन ऑफ हम्बोल्ट पेंगुइन्स? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चिले। चिले के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अभी चेतावनी दी है कि हम्बोल्ट पेंगुइन्स जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है, ये आने वाले समय में और ज़्यादा कम हो सकती है। मुख्यतः चिली और पेरू के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन्स। तो ये कारण है कि चिली के साइंटिस्टों ने यहाँ पे इसकी बात करी है। चिली आप सब जानते हो, चिली और पेरू ये 2 देश हैं। ये कौन से कॉन्टिनेंट के हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। चिली जो है वो इस प्रकार से ऐसे करके है, करेली की तरह है ऐसे, तो बिल्कुल कोस्ट पे है, और पेरू जो है वो भी कोस्टल एरिया है। चिले जो है वो कोविड-19 के समय भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, क्योंकि चिले की एक आर्मी का बटालियन था जो कि अंटार्कटिका में गया और अपने साथ वो वहाँ पे कोविड ले आया। तो देखो, अंटार्कटिका जो एकदम से बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट है, वहाँ तक भी कोविड-19 पहुँच गया था। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है कि अंटार्कटिका में कोविड-19 कैसे पहुंचा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ क्योंकि बात कोविड-19 की आ रही है तो इस रिलेटेड मैंने काफ़ी MCQs को कवर किया है, जिसमें मैंने आपको कोविड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोविड की हिस्ट्री क्या है, इससे पहले कोविड क्या था, जैसे सार्स कोव एंड ऑल, उन सबको कवर किया है। फिर कोविड के लिए कौन कौन से देश ने कौन कौन सी वैक्सीन बनाई, कौन सी वैक्सीन DNA पे बनी, कौन सी RNA पे बनी, सारी चीज़ों को मैंने MCQ बेसिस पे कवर किया है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने जीचेनेक्स कोरेंगनेंसिस नाम की एक नई जलीय कीट प्रजाति की खोज की है जो किस प्रकार के कीट समूह से संबंधित है? रिसेंटली रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू एक्वाटिक इंसेक्ट स्पीसीज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी एक नई स्पीसीज है नेम्ड जीचेनेक्स कोरेंगनेंसिस। इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? तो ये है वाटर पैनी बीटल।
यहाँ पे है ना जलीय कीट यानी एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक का मतलब ये होता है जो पानी में रहते हैं, तो वाटर पेनी बीटल, एक्वाटिक से पानी और यहाँ पे पानी, इससे आप ध्यान में रख सकते हो इस आंसर को। एक्वाटिक इंसेक्ट रिलेटेड टू वाटर, वाटर पेनी बीटल, ये है वो नई प्रजाति जलीय कीट की जिसको अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है। इसकी एक गोलाकृत आकृति है और ये साफ और बहते हुए पानी में रहते हैं। ये खोज न केवल जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान करती है, बल्कि मीठे पानी की पारिस्थितिक तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को समझने में भी मदद करेगी। कैसे? अब जैसे मैं आपको बताया कि ये साफ़ और बहते हुए पानी में रहते हैं, तो जहाँ पर भी ये होंगे इसका मतलब वो जो वाटर है, पानी है, वो क्या है, वो फ्रेश वाटर होगा, वो साफ़ होगा। हाल ही में 15वां भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद, इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द 15th इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? तो ये हुआ हनोई में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हनोई जो है वो कैपिटल है वियतनाम की, तो वियतनाम के कैपिटल में ये 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत बनाना था। डायलॉग के दौरान सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और वियतनाम दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारे भारत की, इसके तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के प्रमुख साझेदार हैं। अब यहाँ पे देखो, देश कौन सा है? वियतनाम। राजधानी मैंने बताई हनोई। यहाँ पे इनकी मुद्रा या करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। मुख्य भाषा क्या है? वियतनामीज। और इनकी जो कैपिटल है हनोई, ये बेसिकली वियतनाम का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर भाग है, इसमें रेड रिवर के किनारे बसा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हनोई जो है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो भैया ये रेड रिवर, लाल नदी के किनारे बसा हुआ है। हनोई वियतनाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा है? हो ची मिन सिटी, ये पहला सबसे बड़ा शहर है, दूसरा हनोई है। और ये शहर अपने पुराने मंदिरों के लिए, फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए और जो स्ट्रीट फूड है उसके लिए जाना जाता है। अब आप सोचोगे कि वियतनाम में फ्रेंच आर्किटेक्चर कैसे आया? ओबियसली जैसे हमारे भारत पे अंग्रेजों ने राज किया, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने राज किया। भारत में भी फ्रांसीसी राज करना चाहते थे लेकिन अंग्रेजों ने उनको हरा दिया। कर्नाटिक वॉर्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटिक वॉर्स को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये जो हनोई है इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर झीलें हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अपनी नियोडाइमियम उत्पादन क्षमता को कितनी गुना बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक 500 टन तक पहुंचाने की योजना बना रहा है? इंडिया इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स नायोडीमियम प्रोडक्शन बाय हाउ मेनी टाइम्स टू रीच 500 टन्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27? तो राइट आंसर क्या है? 9 टाइम्स। 9 गुना हम नियोडाइमियम की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहते हैं। नियोडीमियम है क्या? ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। इनकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं और कौन से देश में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक वाहनों में, जो हमारी ईवीज़ हैं उनमें होता है, विंड टर्बाइंस में होता है और उच्च क्षमता वाले मैग्नेट्स में होता है। ये जो कदम है कि हम इसको 9 गुना बढ़ाएंगे, ये हमारा जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है उसके प्रति एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। पहले के तहत स्वदेशी तकनीकी उत्पादन और ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के पास प्रस्तावित पवन ऊर्जा परियोजना यानी विंड फार्म को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं जताई गई? तो रिसेंटली एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड ओवर अ प्रपोज्ड विंड फार्म नियर द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो वैसे स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो ये तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पे इसके बगल में एक विंड फार्म बन रहा है, इसको लेके जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है, ये कई ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स, विशेष रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जिनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवास है। तो इस मुद्दे ने स्वच्छ ऊर्जा विकास बनाम जैव विविधता संरक्षण, क्लीन एनर्जी वर्सेस जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, उसके ऊपर एक नई बहस को जन्म दिया है।
हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार निएंडरथल्स का अंत, अब ये निएंडरथल्स क्या हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में आता है ना, ड्रायोपिथेकस, निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियन, होमो सैपियन सैपियन, तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन में आते हैं निएंडरथल्स, ये हमारे पूर्वज थे। तो अभी एक नए अध्ययन के अनुसार जो निएंडरथल्स थे उनका अंत किसी अचानक विलुप्ति यानी एक्सटिंक्शन से नहीं हुआ। हम पहले मानते थे कि एकदम से विलुप्त हो गए, लेकिन अब नया रिसर्च बता रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि वे धीरे धीरे किस प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव आबादी का हिस्सा बन गए। कि मतलब ये पहले निएंडरथल जो थे एकदम से ये विलुप्त नहीं हुए हैं, ये समय के साथ साथ होमो सैपियन सैपियन ही बन गए। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, निएंडरथल्स डिड नॉट वैनिश थ्रू सडन एक्सटिंक्शन बट बिकेम पार्ट ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, जैसे हम में होमो सैपियन सैपियन, थ्रू विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस के तहत जो निएंडरथल्स थे वो होमो सैपियन सैपियन यानी हमारी तरह बन गए। तो क्या था, जेनेटिक एब्जॉर्प्शन, आनुवंशिक समावेशन, तो इनकी जो जीन्स थी इन्होंने समय के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कर ली। अनुमान है कि आज भी 1 से 2% निएंडरथल जीन्स अधिकांश मनुष्यों के डीएनए में मौजूद हैं, जो मानव विकास यानी ह्यूमन इवोल्यूशन की एक निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ये थे दोस्तों आज यानी कि 14 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैंने जो वीडियोज बताई हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने 2 प्लेलिस्ट का जिक्र किया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ मैंने बताई थी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटिक वॉर्स हो गया और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में UNFCCC। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को और बाकी भी पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी के जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सारी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बना के शेयर करी हैं, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई कमी लगी हो तो भी ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। और क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।